गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था एक दल का प्रभुत्व, वहां हमने बात की थी कि कांग्रेस ने कैसे एक तरफा राज किया और अपने दल का प्रभुत्व बनाए रखा। लेकिन इस कांग्रेस के सामने ऐसी बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे चैलेंज इसने फेस किए और इन चैलेंज का सामना करते हुए कैसे कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित कर दिया, ये हम कांग्रेस के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। और डिटेल से कांग्रेस के बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हम सबसे पहले देखते हैं एक बार प्रधानमंत्रियों को। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले भारत आजाद होता है, पहला इलेक्शन 1952 में होता है लोकसभा का, और प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कांग्रेस पार्टी से थे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ये भी कांग्रेस से थे। फिर बनते हैं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भी कांग्रेस पार्टी से थी। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। लेकिन ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, ये जनता दल से थे। इसके बाद चौधरी चरण सिंह, ये भी कांग्रेस के नहीं थे। फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और उनकी मृत्यु के बाद फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये यहाँ तक हमने कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों की बात की है। आगे ये प्रधानमंत्री कांग्रेस से नहीं थे। उसके बाद बात आती है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 10 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ये भी कांग्रेस से थे। इस तरीके से अगर हम प्रधानमंत्रियों की इस लिस्ट को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे सेंटर में केंद्र सरकार जो है वो लगभग 49 सालों तक कांग्रेस की रही और 6 प्रधानमंत्री वो कांग्रेस पार्टी से रहे। अब हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री बनता कैसे है। हाउ टू इलेक्ट पीएम इन इंडिया। देखिएगा, हमारी संसद के 2 सदन हैं। संसद की हम बात कर रहे हैं कि संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं और लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं इनमें से जिस पार्टी के ज्यादा होते हैं उस पार्टी का नेता बनता है प्रधानमंत्री। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम 2019 के इलेक्शन को देखते हैं। 2019 में इलेक्शन हुए लोकसभा के। ये लोकसभा के सदस्य हैं जिनके लिए इलेक्शन हुआ। कुल 542 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था। वैसे लोकसभा की कुल सीटें वर्तमान में 545 हैं, जो 2026 तक 545 ही रहेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। तो लोकसभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। ये ब्राउन कलर में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के सदस्यों को शो किया गया है। तो बीजेपी को सीटें मिली 303, आधे से ज्यादा सीटें मिली बीजेपी को। तो सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में बीजेपी को मिली, तो प्रधानमंत्री बनेगा बीजेपी का। तो प्रधानमंत्री बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी। अब हम देख लेते हैं कि पहली लोकसभा चुनाव जो 1952 में हुआ था और उसके बाद हम कांग्रेस की स्थिति को जानना है कि बाद के इलेक्शन में कांग्रेस की क्या स्थिति रही, कि किन चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ा। आइए अब कांग्रेस की स्थिति को जानने के लिए पहले इलेक्शन से शुरू करते हैं कि जब हमारा लोकसभा का पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में, तो 489 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को मिली 364 सीटें मिली। दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ 1957 में, इसमें भी कांग्रेस को 371 सीटें मिली। पहले चुनाव के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार फिर से कांग्रेस जीतती है और फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1962 में फिर से तीसरा इलेक्शन होता है और 494 सीटों में से कांग्रेस को 361 सीटें मिलती हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगातार तीनों बार कांग्रेस सत्ता में रही और 350 से ज्यादा सीटें मिली कांग्रेस को। चौथा इलेक्शन होता है 1967 में और 520 में से कांग्रेस को सीटें मिलती हैं 283। यहाँ पर कांग्रेस की सीटें कम हो गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो बनी वो बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। पांचवा लोकसभा इलेक्शन होता है 1971 में और यहाँ पर 518 में से कांग्रेस को सीटें मिलती है 352। यहाँ पर फिर से कांग्रेस
को बहुत ज़्यादा सीटें मिली और प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ तो कांग्रेस में गड़बड़ रही होगी, जिसकी वजह से कांग्रेस को सीटें कम मिली, लेकिन फिर से बहुत ज़्यादा सीटें मिली। इसका मतलब है कांग्रेस ने अपने आप को पुनर्स्थापित कर लिया। यही तो हमारा चैप्टर है कि कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां आई इस टाइम के दौरान और कैसे कांग्रेस ने अपने आप को पुनर्स्थापित कर लिया। आइए आगे जान लेते हैं कि आखिर 1960 से 70 के बीच में कांग्रेस को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखिएगा, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे, लेकिन 1962 में चीन भारत पर आक्रमण कर देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था हिंदी चीनी भाई भाई, वो चूर चूर हो जाता है और इस युद्ध के 1.5 साल के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। एक युद्ध, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी। अब इनके ऊपर विचार होता है कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी को राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर प्रधानमंत्री बनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सुझाव दिया कि वो एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लेंगे, और ये काफी धैर्यवान पुरुष भी थे। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर देता है 1965 में। पाकिस्तान जब भारत पर आक्रमण करता है तो लाल बहादुर शास्त्री ने काफी धैर्य से काम लिया और इस युद्ध में भारत जीत भी गया। लेकिन युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच के जो हालात थे वो अब भी शांत नहीं हुए थे। तो हस्तक्षेप किया सोवियत संघ ने, सोवियत रूस जिसको हम कहते हैं। वहां पर वहां के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष था अयूब खान, इनको सोवियत रूस के शहर ताशकंद में बुलाया, ताशकंद में समझौते के लिए। और वहां पर समझौते के लिए अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ये समझौते के लिए गए हुए थे। लेकिन वहां पर क्या हालात होते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है, जिसका आज तक पता नहीं चला कि ऐसा क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जो यहाँ से स्वस्थ गए थे और सोवियत संघ के शहर ताशकंद में उनकी मृत्यु की खबर आती है। तो एक फिर से झटका लगता है भारत को कि एक प्रधानमंत्री फिर से भारत ने अपना खो दिया, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर से वही हालात कि अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। अब इन्हीं हालातों में प्रधानमंत्री बनाया जाता है इंदिरा गांधी को, और फिर के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं, मध्यावधि चुनाव करवाने पड़ते हैं। 1966 में लोकसभा चुनाव, मध्यावधि चुनाव करवाए गए और इन चुनाव में कांग्रेस को कुछ सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस जीत गई और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन उसके 2 साल बाद ही कांग्रेस का फिर से विभाजन हो जाता है और कांग्रेस की स्थिति के लिए ये फिर से एक चुनौती कि कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। इस प्रकार 1960 से 1970 का ये दशक जो था, ये 10 साल जो थे, वो कांग्रेस के लिए काफी चुनौती भरे थे, इसलिए इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। ये तो थे कांग्रेस के चुनौती भरे दिन। आइए अब ये देखते हैं कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या थी। 1967 का मध्यावधि चुनाव होता है और इस टाइम तक कांग्रेस का कोई विशेष नेता ना होने की वजह से पकड़ जनता पर ढीली पड़ जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी राजनीति में आती है लेकिन उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिक्स के अंदर। तो 520 में से कांग्रेस को सीटें मिली 283। पहली बार ऐसा हुआ, जो अभी हम पहले भी हमने बात की थी कि इससे पहले के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 350 से ज्यादा सीटें मिली थी, तो यहाँ पर सीटें काफी कम हो गई हैं। इसके अलावा राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 8 राज्यों में कांग्रेस हार गई, जबकि 16 राज्य थे जहां विधानसभा इलेक्शन थे। 16 में से 8 राज्यों में कांग्रेस हार जाती है। राज्यों में अब तक हर राज्य में जो कांग्रेस अपना शासन करती आ रही थी उसका एकाधिकार खत्म हो जाता है।
तो राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति सही नहीं थी। ये भी कांग्रेस के लिए एक चुनौती था। ये एक बार इलेक्शन पर नजर डालते हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है मैप। 1967 का विधानसभा चुनाव। यहाँ पर रेड कलर में जो ये राज्य दिखाई दे रहे हैं, ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस हार गई थी। राजस्थान में भी कांग्रेस को वैसे बहुमत नहीं मिला था, लेकिन दूसरे दल की सहायता से यहाँ पर तो सरकार बना ली थी, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस की कोई सरकार नहीं बनी थी। एक ये पिक हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, कार्टून दिया गया है। अब इस कार्टून को पहले देखते हैं, बाद में बात करेंगे कि इसमें क्या दिखाया गया है। यहाँ पर देखिएगा, दो बैल साथ साथ चल रहे हैं, मिलके काम हो रहा है। अब यहाँ पर बैल दूसरी पिक्चर में गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक दूसरे से सहमति नहीं है। तीसरे कार्टून में दोनों एक दूसरे के अपोजिट मुंह करके खड़े हैं, जैसे एक दूसरे से रूठ गए हैं, नाराज हैं बहुत ज्यादा। चौथी पिक्चर में दोनों एक दूसरे के सामने सींग लगाए खड़े हैं कि हाँ, एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी नजर आ रहे हैं कि मैं रहूंगा या तुम रहोगे। ये कार्टून कांग्रेस को शो कर रहा है कि कांग्रेस में फूट को शो कर रहा है कि कांग्रेस में फूट कैसे पड़ी है। कांग्रेस का देखो, चुनाव चिन्ह जो था वो बैलों की जोड़ी, ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था स्टार्टिंग से लेकर। बाद में बैल साथ साथ चल रहे हैं, तो कांग्रेस में समानता थी इसके विचारों में। यहाँ पर विचारों में मतभेद होता है, मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा मतभेद बढ़ने से अब कांग्रेस का हो जाता है विभाजन। 22 साल के बाद कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है। 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है, और ये विभाजन कैसे होता है देखते हैं। कांग्रेस में कुछ पुराने नेता थे। एक तरफ पुराने नेता हैं जो अपनी चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। उनका हालांकि कम अनुभव था, लेकिन वो एक दबंग महिला थी और वो चाहती थी अपने देश को अपने तरीके से चलाना। जबकि जो वरिष्ठ नेता थे, पुराने और अनुभवी नेता थे, वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी हमारे अनुसार काम करे, लेकिन इंदिरा गांधी अपना स्वतंत्र होकर के काम करना चाहती थी। तो इस तरीके से कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक तरफ अनुभवी नेता और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी। ये जो अनुभवी नेता, जिस पार्टी जो इन्होंने अपनी अलग ग्रुप बना लिया, उनको सिंडिकेट कहा गया, और इंदिरा गांधी और इसके समर्थकों के ग्रुप को इंडिकेट कहा गया। इंदिरा गांधी से इंडिकेट, और पुराने अनुभवी नेता थे सिंडिकेट के अंदर। अब पार्टी का जब विभाजन हुआ तो इसको कांग्रेस ओ कहा गया और इसको कांग्रेस आर कहा गया, ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर कहलाई। इस तरीके से कांग्रेस का विभाजन होता है। आखिर क्यों हुआ विभाजन, देखते हैं कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे। सबसे पहले अगर हम बात करें, दक्षिण पंथी और वामपंथी पर मतभेद होता है। अब क्या था कि 1967 में अभी हमने बात की थी कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा कम सीटें मिली थी। इतनी ज्यादा कम सीटें मिलने के कारण सिंडिकेट ये कहने लगा, यानी कि पुराने नेता ये कहने लगे कि हमें दूसरे दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी का मत कुछ और था। अब चाहते थे कि दक्षिणपंथी या वामपंथी दलों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़े, लेकिन इंदिरा गांधी इस बात से सहमत नहीं थी, जबकि पुराने नेता इस बात से सहमत थे। इसलिए कांग्रेस का विभाजन हुआ। सिंडिकेट और इंडिकेट में मतभेद। अब ये पुराने नेता अपनी चलाना चाहते थे, इंदिरा गांधी अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए विचारों में मतभेद। राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवारी में मतभेद। अब देखिएगा, राष्ट्रपति पद के इलेक्शन होने थे। राष्ट्रपति पद के लिए नाम सुझाया पुराने नेताओं ने नीलम संजीवा रेड्डी का, कि हम इनको राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करेंगे। जबकि इंदिरा गांधी की बनती नहीं थी नीलम संजीवा रेड्डी से, तो वो चाहती थी कि किसी और को उम्मीदवार बनाया जाए। इस बात को लेकर के तो सबसे ज्यादा मतभेद हुआ था, इसीलिए कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस के विभाजन का। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को राष्ट्रपति के तौर पर खड़ा किया, और संजीवा रेड्डी दूसरी तरफ वीवी गिरी। हालांकि वीवी गिरी की जो है वो जीत होती है, तो यहाँ पर मतभेद और ज्यादा बढ़ जाता है।
नेक्स्ट हम बात करें, मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस ले लिया गया था, जिससे कि पुराने कांग्रेसी नेता नाराज हो गए थे, तो ये भी कारण बना था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी वजह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया बैंकों का। जो प्राइवेट बैंक थे उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, जो कि पुराने नेता नहीं चाहते थे, तो इस वजह से भी कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये बातें थी कांग्रेस विभाजन की। अब बात करते हैं 1971 के मध्यावधि चुनाव की। अगला चुनाव 1967 में कांग्रेस को कम सीटें मिली, तो क्या कारण था अभी हमने बात की। अब हम बात करते हैं 1971 के चुनाव की। और ये जो चुनाव थे ये मध्यावधि चुनाव थे, यानी कि पूरे 5 साल नहीं हुए थे इन इलेक्शंस को, और बीच में ही ये चुनाव करवाने पड़े थे। उसका मुख्य कारण था दल बदल लिया था लोगों ने, और जैसे कांग्रेस की तरफ से वो पार्टी में थे, बाद में वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो कांग्रेस की सीटें कम पड़ गई, जिसकी वजह से सरकार बीच में गिर गई और फिर से इलेक्शन करवाने पड़े। तो 1971 का मध्यावधि चुनाव था। मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस जीती, कांग्रेस को काफी सीटें मिली। जो पहले भी हमने बात की थी कि 1971 में काफी भारी सीटों से कांग्रेस सत्ता में आई थी। इसका क्या कारण था? पहला तो बात थी कि इंदिरा गांधी गरीबों के काफी नजदीक थी, और इनके लिए उन्होंने काफी कोशिश की थी, और उन्होंने अपना नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया, जिससे कि काफी इनके मतदाता बढ़ गए थे। कांग्रेस का विभाजन, अभी हमने बात की थी कि कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। तो जो चुनाव चिन्ह था इसका, बैलों की जोड़ी, ये तो पुराने दल के पास रह गया, जिसको सिंडिकेट कहा, बैलों की जोड़ी। लेकिन इंदिरा गांधी ने फिर नया चुनाव चिन्ह लिया, और इसका चुनाव चिन्ह था गाय और बछड़ा। इंदिरा गांधी वाली पार्टी का, कांग्रेस आर का। विरोधी दलों ने विशाल गठबंधन कर लिया। अब जो इंदिरा गांधी के विरोध में थे, उन सभी दलों ने मिलकर के एक विशाल गठबंधन कर लिया, जिसको ग्रैंड अलायंस कहते हैं। यानी कि हमें सिर्फ हर हाल में इंदिरा गांधी को हराना है, ये उन्होंने अपना मकसद बना लिया था। विशाल गठबंधन बनाने के बाद भी इंदिरा गांधी ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा था, यानी कि जनता के बीच में अपनी इतनी बैठ बना रखी थी, कि उसके बाद भी कांग्रेस को जीत मिलती है, और कांग्रेस को सीटें मिलती हैं 352। आखिर जीत के क्या कारण थे, थोड़ा सा और जान लेते हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें क्यों मिली? क्योंकि प्रभावशाली नेतृत्व किया था इंदिरा गांधी ने, जिन्होंने अपना खुद का एक इमेज बनाई थी। पुराने नेताओं को छोड़कर के इंदिरा गांधी आगे बढ़ी थी, और अपने प्रभावशाली पर्सनैलिटी की वजह से ही उन्होंने इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण जीत दर्ज की थी। दल पर मजबूत पकड़ उनकी बन चुकी थी, क्योंकि जो उनके विरोधी थे वो पार्टी से अलग हो चुके थे, जिन्होंने सिंडिकेट अलग हो गया था। तो अब उसकी अपने दल पर मजबूत पकड़ थी। इसके अलावा समाजवादी नीतियां, समाज कल्याण के लिए उन्होंने जो नीतियां अपनाई, इसी वजह से चुनाव में उनको काफी जीत मिली। गरीबी हटाओ का नारा उनका प्रमुख रहा 1971 के चुनाव में। इसके अलावा प्रीवी पर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रीवी पर्स, अब ये प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स को समाप्त किया था इंदिरा गांधी ने 1947 में, जब देश आजाद हुआ था। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि देसी रियासतों को मिलाया गया था भारत के अंदर। अब इन देसी रियासतों को कुछ शर्तों पर मिलाया गया था कि सरकार उनको कुछ पैसा देगी, कुछ मंथली उनको वेतन के तौर पे या भत्ते के तौर पे कुछ दिया जाएगा। वही प्रीवी पर्स था। ये जो पैसा था सरकार का, ये इन रियासतों को जा रहा था, राजघरानों को जा रहा था। तो ये समानता को तो शो नहीं करता, क्योंकि आजादी के बाद, क्या हमारा संविधान लागू होने के बाद हम सब लोग समान हैं, पूरे भारत की जनता समान है। तो यहाँ पर उनको अलग से राजघरानों को भत्ते देना वो सही नहीं था, जिसको इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। और इसी वजह से ये सबसे बड़ा कारण बना प्रीवी पर्स को खत्म करना, जिससे कि आम जनता, गरीब जनता ने इंदिरा गांधी का बहुत साथ दिया। अब ये देखिएगा स्थिति, फिर से एक एनसीईआरटी का हमारा कार्टून, जिसमें ये ग्रैंड अलायंस यानी कि जो महागठबंधन बना था,
उनको इतनी कम सीटें मिली थी कि कहीं पर भी वो इंदिरा गांधी का सामना नहीं कर पाए कि हम ये कह सके कि फर्स्ट पोजीशन किसकी थी या सेकंड पोजीशन किसकी थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इंदिरा गांधी काफी ज्यादा मतों से जीती। इस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस ने किन चुनौतियों का सामना किया और लास्ट में अपने आप को पुनर्स्थापित कर लिया। ये थी कांग्रेस प्रणाली की डिटेल, जिसमें आजादी के बाद से लेकर के कांग्रेस की फिर से पुनः स्थापना तक का पूरी डिटेल इसमें दी गई है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।